जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम क्लास 10 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आज इस चैप्टर को इतने अच्छे से शुरुआत करेंगे कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखिए पीछे वाले चैप्टर से हम रिलेट नहीं करेंगे, कहीं कहीं हल्का सा रिलेशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम नए सिरे से ही इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो अगर आप पीछे वाला चैप्टर नहीं भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और इतने अच्छे से हम आपको गारंटी देते हैं ये चैप्टर समझ में आएगा। नहीं पढ़े होंगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप लेक्चर एंड तक देखेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा तब तक देखेंगे, एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, हर एक पॉइंट को बहुत सिंपल बना के पढ़ाएंगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं। चलिए देखते हैं, चैप्टर को शुरुआत करते हैं। पहले हम चैप्टर के नाम के बारे में समझते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर का नाम क्या कहता है? किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका नाम जानना जरूरी होता है। जैसे इस समय शादी ब्याह करने से पहले हिस्ट्री जानना जरूरी होता है, कहीं पीछे पिछला उसका रिश्ता तो नहीं है, एक्स उक्स नहीं तो है, तो वैसे ही नहीं तो पहाड़ से धक्का दे दिया जाएगा, आप जानते हैं। ठीक, तो वैसे ही चैप्टर को पढ़ना भी जरूरी होता है, चैप्टर के नाम को पढ़ना भी जरूरी होता है। वैसे तो किस्मत के ऊपर सब इस टाइम शादी ब्याह डिपेंड कर रहा है। अगर किस्मत सही है तब तो सही सही निभुक जाएगा, नहीं तो खराब है तो चल देंगे आप भी। ठीक, कोई ठिकाना नहीं। चलिए पहले समझते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेशन। ये समीकरण क्या है? तो बाबू दो बीजीय व्यंजकों में समानताओं को दिखाने वाले कथन को हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। अभी गया ऊपर से नहीं समझ में आया, बीजीय व्यंजक कथन दुका दुका आ गया, कुछ नहीं पता चला। देखिए बीजीय व्यंजक का मतलब, जैसे हम कहें कि x + 4 बाबू होता है कितना होता है? 5 होता है। तो अब ये क्या हो गया? ये समीकरण हो गया, मैथ का एक कथन है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं घर जाइए आप, तो घर जाइए एक सेंटेंस है, एक कथन है, हिंदी का है। वैसे ही मैथ में अगर किसी चीज को बोलना होगा कि 4 और 1 मिल के 5 हो रहा है, या 4 और 1 मिल के x मिल के 5 हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कथन हो गया, मैथ के रूप में कथन हो गया। और ये जो है ये बीजीय व्यंजक हो गया, जिसमें कि कई पद हैं। जैसे एक पद x है, एक पद 4 है, और एक पद क्या है? 5 है। और इसमें जो है चर और अचर दोनों है कि नहीं? तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर और अचर को मिला करके प्लस और माइनस के रूप में कई पदों के रूप में किसी कथन को लिखा जाए, वही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो जब ऐसा हम लिखे ना, तो बाबू इसी कथन को हम बोल दिए क्या है? यही कथन है हमारा समीकरण। देखिए थोड़ा सा छोटे बच्चे के चप्पल उप्पल की आवाज आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखिए ये समीकरण क्या है? तो समीकरण बाबू कुछ भी नहीं है, कथन में समानताओं को दिखाने वाला। जैसे अगर हम कहें कि 1 + 4 = 5, ये भी क्या है? ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। ये कथन मिल करके बना है, समझ में आया? कथन को मिला करके, और ये समानता को दिखा रहा है, इस दोनों बीजीय व्यंजकों में समानता को दिखा रहा है। जैसे 1 + 4 = 5 होता है, और एक ये इधर भी 5 है, मतलब दोनों बराबर है। ये = का चिन्ह क्या दिखा रहा है? दोनों तरफ के व्यंजकों की समानताओं को दिखा रहा है। इधर क्या है? 5 है, ये भी एक व्यंजक है, और 1 + 4 भी एक व्यंजक है। दोनों तरफ के व्यंजकों के समानताओं को दिखा रहा है कि दोनों बराबर हैं। यही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। समझ में आया? तो सिंपल भाषा में इक्वेशन कुछ भी नहीं है, दो बीजीय व्यंजकों के बीच समानता को दर्शाने वाले कथन को क्या बोलते हैं? हम समीकरण बोलते हैं। सिंपल, ये पेपर में नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, बस समझना था। जैसे ब्याह शादी करने से पहले अभी ना बोले हैं कि पिछला हिस्ट्री जानना जरूरी है, वैसे इस चैप्टर का नाम भी जानना जरूरी है। तो चैप्टर के नाम में समीकरण था, जिसका हम अर्थ समझ लिए कि समानता को दिखाने वाला कथन है। कोई भी बीजीय व्यंजक होंगे जिनमें समानताओं को दिखाएगा, दो बीजीय व्यंजकों के बीच समानताओं को दिखाएगा, वही कथन क्या कहलाता है? समीकरण। अब आगे हम समझते हैं, जैसे कि समीकरण यहाँ पे लिखे हैं 3x + 2 = 4, मतलब समीकरण का उदाहरण है। आप ले लीजिए 3x + 2 = 4, आप ले लीजिए x + 2 = 3, ये भी क्या समीकरण है? x + 5 = 6, ये क्या हो गया? ये भी समीकरण हो गया। x² + 6 = 10, ये भी समीकरण है। x + y = 0, ये भी समीकरण है। मतलब जिसमें = लग गया वो क्या हो गया? समीकरण हो गया।
बात खत्म, बस इतना ही है समीकरण। इसे बहुपद पढ़े हैं, अब बहुपद के आगे लगा दीजिए, मान लीजिए बहुपद क्या था तो बीजीय व्यंजक था, x² + 2 ये बहुपद था, और इसके आगे इक्वल टू लगा के 0 भी लगा दिए तो ये भी समीकरण हो गया। मतलब इक्वल टू आ गया बहुपद में तो क्या हो गया, समीकरण हो गया। इक्वल टू आ गया, बराबर का चिन्ह आ गया, मतलब वो समीकरण बन गया, बहुपद समीकरण बन गया, बस वही चीज है। अब ये समीकरणों का उदाहरण है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, एक चर में रैखिक समीकरण है। समझाते हैं, एक चर में, दो चर में रैखिक समीकरण, तीन चर में रैखिक समीकरण, मतलब बहुत सारे रैखिक समीकरण होते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे रैखिक बहुपद था, पिछले चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में हम क्या बताए थे कि चर का अधिकतम घात जिसमें एक हो वही क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। वैसे इसमें चर का अधिकतम घात जिसमें एक हो वही क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात केवल और केवल एक हो। जैसे ये चर क्या होता है, जैसे 3x + 2 = हम क्या लिखे हैं 4। इसमें चर क्या, देखिए जो नहीं बदल रहा है वो अचर है, इनवेरिएबल है, मतलब कि वो क्या फिक्स है, कांस्टेंट है। ये 4 जो है नहीं बदलेगा, 2 नहीं बदल सकता है, 3 नहीं बदल सकता है, ये सारी संख्याएं हैं, नहीं बदलेंगी, कभी भी नहीं बदलेंगी। ये मतलब आपकी वाली जैसे नहीं है, सब बदलेंगी नहीं सब। तो ये क्या है, ये संख्या है, ये कांस्टेंट है, और ये इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं हिंदी में, अचर बोलते हैं। ये अचर पद है, 2 4 3, ये संख्याएं कभी नहीं बदलेंगी। 2 का मान 2 ही रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा, 4 का मान 4 ही रहेगा। ये कांस्टेंट है, मतलब अचर है। ऐसे ही x जो है, x क्या है, तो x वेरिएबल है। ये किसके मान पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो मान रहेगा इस पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो x का मान कुछ और आएगा, यहाँ पे अगर 5 है तो x का मान कुछ और आएगा, यहाँ पे 6 है तो x का मान कुछ और आएगा। मतलब कि ये किस पे डिपेंड करेगा, किसी अचर पद पे ये डिपेंड कर रहा है। इसका मान, x का मान बदल सकता है, इस x का मान कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, तो इसको बोलते हैं चर है। क्या है, कौन सा पद है, चर है, यानी कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं समीकरण, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण है जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो। इसका कोई भी घात नहीं लगा हुआ था, इसका कोई भी घात नहीं लगा हुआ था, तो हम इस पे घात लगा दिए 1। मतलब कि अगर किसी संख्या पे कोई घात नहीं होता, कोई पावर नहीं होता, उसका पावर हम लगा देते हैं 1, 1 रहता है, कहीं नहीं जाता है। तो इसका अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। ये समीकरण है और इसका घात है 1, इसलिए रैखिक समीकरण। जिसका अधिकतम घात, जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। वैसे ये क्या है, ये क्या है, 2x² + 4 = 0। ये भी समीकरण है बाबू, ये कैसा समीकरण है, तो बाबू ये देखिए, इसमें भी चर 1 ही है और चर का अधिकतम घात इसमें 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। 2 गो घात है, अधिकतम घात कितना है, 2 गो है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो ये मतलब समीकरण के प्रकार होते हैं। ऐसे त्रिघात समीकरण, अधिकतम घात अगर चर का क्या होगा, 3 होगा, त्रिघात समीकरण। ऐसे मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। आगे देखिए, अब एक चर में तो समझ में आया, इसमें बस x था और कोई चर नहीं था, और कोई चर नहीं था। अब 2 चर में रैखिक समीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। अभी तक बहुपद पढ़े थे, उसमें केवल एक ही चर था, x था या y था, कोई भी एक ही था। यहाँ पे जैसे इसमें क्या है, कोई बस एक ही चर है x, इसमें भी बस एक ही चर है x। अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण को, x + y = 0। अब ये समीकरण जो है, इसमें चर की संख्या कितनी है, 2 है, दोनों का मान फिक्स नहीं है। यहाँ पे ना x का मान फिक्स है ना y का मान फिक्स है, दोनों बदल सकता है। देखिए x का मान फिक्स नहीं होता है, x की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो x जो है इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पे y का भी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो मतलब ये दोनों क्या है, चर है, वेरिएबल है। अब इन दोनों को मिला करके समीकरण बनाया गया है, तो अब ये समीकरण बाबू कैसा होगा, अब ये समीकरण 2 चर में रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा, एक ये चर होगा, एक ये चर हो गया, और दोनों चर में देखेंगे अधिकतम घात, तो इसका भी अधिकतम घात 1 है, इसका भी अधिकतम घात 1 है, तो मतलब इसमें चर का अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण। 2 चर में रैखिक समीकरण है। कैसा है, 2 चर में रैखिक समीकरण है। अब इसको 2 चर में रैखिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे x का मान 0 लेते हैं,
तो y का मान भी 0 ले लेंगे तभी भी समीकरण संतुलित हो जाएगा। 0 + 0 = 0, मतलब समीकरण जो कह रहा है वो सही होगा। हम कह रहे हैं कि x का मान आप -2 ले लीजिए और प्लस y का मान क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए और बराबर 0। 2 से 2 मर जाएगा, फिर से 0 = 0। मतलब x y का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं x का मान -1 प्लस y का मान 1 ले लेते हैं बराबर 0। कैसे 1 1 खत्म हो जाएगा, 0 = 0। मतलब x और y के किसी भी मान के लिए क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। अलग अलग मानों के लिए 0 हो जा रहे हैं। मतलब ये समीकरण को क्या कर रहे हैं, समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। तो हम कहते हैं देखिए द्विघात समीकरण, जैसे ये क्या था, एक चर में रैखिक समीकरण था। तो एक चर में रैखिक समीकरण जैसे कि x + 2 = 0, अगर ऐसा लिखते हैं तो x का केवल एक ही ऐसा मान होगा जिसपे ये समीकरण संतुलित होगा, बैलेंस होगा। मान लीजिए हम रख देते हैं -1 + 2 = 0। 2 में से -1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 = 0। 1 = 0 नहीं लिखा जा सकता, मतलब समीकरण को ये संतुलित नहीं कर रहा है ये मान। हम कह रहे हैं x का मान -2 रखिए और यहाँ पे 2 = 0। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 0 = 0। मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये एक ही ऐसा मान है, x का यहाँ पे एक ही ऐसा मान है जो समीकरण को पूरी तरह संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो बाबू देखो यहाँ पे -2 ही एक ऐसी संख्या है जिसको x के स्थान पे रखेंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और इसके अलावा कोई भी संख्या रखिए, हम x के जगह पे 1 रखते हैं, 1 + 2 = 0 नहीं होता है, 1 + 2 = 3 होता है, 3 = 0 नहीं लिखा जा सकता है। ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। x का मान हम मान लेते हैं, x का मान हम -1 लेते हैं, -1 + 2 = 0 नहीं हो सकता है। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 = 0 नहीं हो सकता है। तो ये समीकरण को ये भी संतुलित नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। हम मान लेते हैं 2 लेते हैं, 2 + 2 = 0 नहीं हो सकता है। 2 + 2 4 होता है, 4 = 0 नहीं लिख सकते हैं। समीकरण को ये संतुष्ट नहीं कर रहे हैं सब। तो मतलब कि जो एक चर में रैखिक समीकरण है, इसमें एक ही चर है, एक ही चर x था, तो इसका मान निकालना सिंपल था, क्योंकि x का इसमें केवल एक ही ऐसा मान होता है जो कि समीकरण को संतुष्ट करता है। लेकिन जब समीकरण दो चर में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे केवल -2 एक मान था जो कि एक चर में रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर रहा था। यहाँ पे चर की संख्या डबल है। अगर डबल है बाबू तब इसका मान निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि किसी भी एक का मान हम रखेंगे तो उस पर मान डिपेंड करेगा। जैसे देखिए हम कहते हैं x बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं तो हम y बराबर अगर -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान 0 हो जाएगा। -2 से +2 खत्म, 0 = 0। ऐसे ही x का मान हम का 1 ले लेते हैं तो y का मान -1 ले लीजिए तभी भी 0। 1 में से 1 जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 बच जाएगा, 0 = 0। ये संतुष्ट कर रहा है समीकरण को। हम कह रहे हैं कि -2 x का मान ले लीजिए और 2 y का मान ले लीजिए 0, मतलब 2 से 2 खत्म हो गया, 0 = 0। मतलब बहुत ऐसे मान हैं, अनेकों मान हैं x y के जो कि हम रखें तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अनंत मान है, कितना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो रैखिक समीकरण एक चर में था उसको सॉल्व करना आसान था, और जब अब 2 चर में रैखिक समीकरण आ गया तो अब इस समीकरण को सॉल्व करना आसान नहीं, क्योंकि इसके अनेक मान हो सकते हैं, अनंत मान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसका मान। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, इसका युग्म बनाए। 2 चर में रैखिक समीकरण तो आप समझ लीजिए कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें कि 2 चर हो। अब इसको सॉल्व अकेले नहीं किया जा सकता, अकेले इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे अनंत मान आ जाएंगे। x y के अनंत मान ऐसे हैं जो कि समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इतना हम नहीं निकाल सकते हैं भाई, हमारे बस की बात नहीं। तो हम कह देखो एक जो 2 चर में रैखिक समीकरण रहेगा इसका मान हम नहीं निकाल सकते, इसका मान डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मान हैं जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हम देखो अब समीकरण का युग्म बनाते हैं, जैसे कि x + y = 0 और x - y = 0। अब ये क्या हो गया, ये समीकरण का युग्म हो गया। क्या हो गया बाबू, समीकरण का युग्म हो गया, है कि नहीं। तो अब ये समीकरण युग्म हो गया, तो अब कहेंगे कि देखो अब ये जो है 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म है। तो अब चैप्टर का नाम समझ में आया, जोड़ा है। जैसे आप लोग जोड़ा बनाते हैं, हम और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, उनकी जोड़ी सलामत रहे, वैसे इस समीकरण की जोड़ी भी सलामत रखनी है हमको। समझ में आया।
तो यही काम यहाँ पे करना है, समीकरण का जोड़ा बनाना है। क्यों जोड़ा बनाना है? क्योंकि अकेले समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, इतने ज़्यादा आंसर होंगे, इतने ज़्यादा आंसर होंगे, बहुत सारे आंसर होंगे कि नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर जोड़ा हम बना देते हैं तो उसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। और कैसे निकाला जाता है आंसर, इसके बारे में अब समझेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड मतलब मानक रूप जिसको बोलते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। जैसे हम बोले, क्या बोले बाबू, देखो बोले, हमारा बोली नहीं अच्छा लगता है आपको, हम जानते हैं। 4x स्क्वायर, उनका बोली मीठा लगता है, इनका बोली खट्टा लगता है। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3y, 4x स्क्वायर प्लस 3y बराबर 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 -4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दूसरा समीकरण बनाया 3x स्क्वायर, नहीं 3x ना, रैखिक समीकरण बना रहे हैं, तो 3x माइनस 2y बराबर 0 ऐसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए हम कहते हैं कि इस समीकरण को सिंप्लीफाई कीजिए, तो 4x प्लस 3y, और ये -4 अगर इक्वल टू के इधर आता है तो हम आपको बताए हैं संख्याओं को जब इधर से उधर भेजा जाता है इक्वल टू के इधर उधर, तो चिन्ह को बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है। जैसे माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भगे, भगे है तो गुणा, प्लस है तो माइनस, ऐसे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो 4 है ये माइनस में है, जब ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये प्लस में +4 बराबर 0, समझ में आया, बराबर 0। तो ऐसे ये समीकरण बन गया। अब ऐसे इसको भी बना देते हैं 3x माइनस 2y। अब ये 0 जो है इसको प्लस में लिखिए माइनस में लिखिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता, हम प्लस लगा के लिख देते हैं। ये बाबू कोनो चीज़ में से 0 घटाओगे चाहे जोड़ोगे वही रह जाएगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये है, 10 रुपये में 0 जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। पीछे 0 नहीं लगाना है, जोड़ना है। तो 10 रुपये में 0 रुपया जोड़ दिए, एक को नहीं बढ़ा, 10 ही रह गया। 10 रुपये में 0 रुपया घटा दिए, 0 घटाने का मतलब कुछ नहीं घटा, तो 10 ही रह गया, है कि नहीं। तो वही, तो अगर 0 इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में भी आप लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, 0 बराबर 0, इसका कोनो मतलब ही नहीं, ठीक। तो हम लिख देते हैं +0 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कैसा दिख रहा है, देखिए ये हमको दिख रहा है इस टाइप का, इस टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मानक रूप, ये समीकरण का मानक रूप है। कैसे हम बनाए हैं, तो 4x स्क्वायर, अब यहाँ पे 4 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, अलग अलग समीकरण में अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम कहें कि 4 की जगह पे लिख लेते हैं a, और एक 1 लिखेंगे। A1 का मतलब कि पहला समीकरण, देखिए समीकरण का हम युग्म यहाँ पे लिए हैं, समीकरण का जोड़ा लिए हैं, तो उस जोड़े में से पहले समीकरण का a, इसके लिए हम 1 लिख लिए कि a जो है ये पहले समीकरण का a लिखे हैं, इसलिए A1। ये जो 3 है इसको b मान लिए, ये पहले समीकरण का है इसलिए B1 लिख दिए। ऐसे इसको 4 को मान लिए c, और ये पहले समीकरण का है इसलिए C1, क्या मान लिए, C1। तो वैसे यहाँ पे लिखे हैं a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। ये इस समीकरण की तरह का दिख रहा है, इसलिए ये इसका स्टैंडर्ड रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। इसको ऐसे दर्शाया जा सकता है, 2 चर में रैखिक समीकरण अगर हमको लिखना हो तो ऐसे दिखाया जा सकता है। ऐसे इसको भी लिखे हैं, तो इसको भी देखिए, अब इसको a माने, लेकिन ये चौथा समीकरण है, दूसरा युग्म का दूसरा समीकरण है, इसलिए इसको a2 बोल दिए, इसको b2 बोल दिए, और इसको c2 बोल दिए, बात खत्म, है कि नहीं। तो वहीं यहाँ पे लिखे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। नहीं, देखिए यहाँ पे भी y था तो b2 के साथ y था, b2 के साथ y था तो b2 के साथ हम y लगा दिए, है कि वही है। स्टैंडर्ड रूप लिखे हैं, मानक रूप लिखे हैं, ताकि इसी तरह का मतलब एक ढांचा, जैसे पुतला उतला बनाना होता है, पहले एगो डंटा खड़ा बांध दिया जाता है, एगो बेड़िया, जो खेती उती करता हुआ जानता होगा, खेत में पुतला लगाया जाता है तो उसका ढांचा बनाया जाता है, एगो खड़िया डंटा एगो बेड़िया, तो मतलब वो मानक रूप है पुतले का। प्लस साइन बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको कुर्ता पहना दीजिए, अब मुड़ी बनाने के लिए मेटा उटा पहना दीजिए, खत्म बात हो गया, है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे इस समीकरण का ढांचा बनाए हैं, इस समीकरण का कंकाल बनाए हैं, ढांचा बनाए, वही ढांचा क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए कि इसी तरह का हमको 2 चर में रैखिक समीकरण दिखेगा, इसी तरह का दिखेगा,
कोई भी दिखेगा इसी तरह का दिखेगा। अब ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, सी की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मानक रूप बनाया गया है कि नहीं। अब बाबू देखो, क्या देखो, हमको नहीं देखना है, ना ही उनको भी नहीं देखिए, इधर देखिए पहले, उसके बाद उधर उधर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अभी तक तो हम समझे युग्म ही क्यों बनाए। युग्म इसलिए बनाए क्योंकि एक समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम अकेले नहीं सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे अकेले आदमी जीवन का निर्वहन नहीं कर सकता है, वो बात अलग है, साधु लोग कर लेते हैं, है कि नहीं, कोई कोई कर लेता है। लेकिन अकेले जो है, अकेले समीकरण को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसके अलग अलग बहुत सारे क्या आ सकते हैं, हल आ सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि हम बताए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस जोड़े को बना दिए। अब इस जोड़े का केवल और केवल एक हल होगा, एक ही हल होगा। ठीक, चलिए मतलब अभी समझेंगे कितना हल हो सकता है, एक हो सकता है, अनेक हो सकता है, अभी समझेंगे। पहले समझिए कि हमको आसान हो जाएगा जब दो समीकरण को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब उतना हमको नहीं निकालना पड़ेगा। देखिए इसके समीकरण को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक होता है ग्राफ्य विधि और एक होता है बीजगणितीय विधि। ये इसमें होता है कैलकुलेशन, भैया इसमें होता है क्या, कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ड्राइंग, इसमें क्या होता है, ड्राइंग होता है, बनाना पड़ता है, रेखाओं का खींचना पड़ता है। अभी ड्राइंग नहीं है जो आर्ट वाले लोग बनाते हैं, ये ड्राइंग है, ग्राफ का ड्राइंग। ग्राफ्य विधि जो होता है, इसको समझने के लिए हमको चित्र बनाना पड़ता है समीकरणों का। और ये जो बीजगणितीय विधि है, इसमें कैलकुलेशन होता है। हमको तो आसान है, ये लगता है बीजगणितीय विधि, इसमें विस्थापन विधि, विलोपन विधि दोनों आसान है। और ये वज्र गुणनखंड विधि जो है, ये आपके सिलेबस से हट गया है। क्या हो गया बाबू, हट गया, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए ये आपके सिलेबस से हटा दिया है यूपी बोर्ड ने। तो ये याद रखिएगा, वज्र गुणनखंड विधि आपके सिलेबस में नहीं है, विस्थापन विधि है, विलोपन विधि है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, ग्राफीय विधि और क्या, विस्थापन विधि, विलोपन विधि। ये तीन विधियों के बारे में हम समझेंगे कि तीन विधि से इन दोनों समीकरणों का सल्यूशन किया जा सकता है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि के बारे में, यानी कि ग्राफ के बारे में, ग्राफ कैसे खींचा जाता है। पहले समझिए ग्राफ कितने तरह के हो सकते हैं। अगर हम किसी समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, समीकरण का ग्राफ खींचना तो आता होगा ना। देखो देखो बाबू देखो, x + 2 बराबर हम लिख दिए 0। अब इसका ग्राफ हमको खींचना है। मान लीजिए x अक्ष है, y नहीं y है, x अक्ष है, बेड़िया वाला x अक्ष होता है, y अक्ष होता है। अब यहाँ पे चिन्ह काटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 8 है वो नहीं, आप जितना मन करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है, 8 यहाँ पे 8 बना लेते हैं और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। अब इसका कैसे ग्राफ खींचेंगे, देखिए मान रखते जाइए और निकालते जाइए। x का अगर मान हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख देते हैं x + 2 बराबर y, x + 2 बराबर y। तो x का मान अगर हम रखते हैं, x का मान अगर हम रखते हैं तो y का मान कितना आता है, इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। x का मान अगर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान 2 1 मिलकर के 3। देखो x का मान 1 + 2 बराबर y, तो 2 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, y बराबर 3। तो x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर 3 आएगा। x का मान अगर हम क्या रखते हैं, x का मान अगर 2 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा। 2 + 2 बराबर y, 4 आ जाएगा कि नहीं। तो x का मान 2 तो y का मान 4। ऐसे ही x का मान हम -2 रखते हैं, -2। तो देखिए x का मान अगर -2 रखेंगे, +2 बराबर y, 2 से 2 खत्म हो गया है, y बराबर 0, मतलब y बराबर यहाँ पे 0। यही 3 मान हम रख देते हैं, यही समीकरण का ग्राफ खींच देगा। देखिए 1 और 3, x का कितना खाना गिनना है, a को। ये क्या बता रहा है, ये x और y का मान है, एक मान को लीजिए, इस मान को लीजिए। x का कितना खाना गिनिए, एक खाना। देखिए ये x अक्ष है, पॉजिटिव में जाना होगा तो x अक्ष के दाहिने तरफ, और निगेटिव में जाना होगा x अक्ष के, देखिए x अक्ष है, y अक्ष है। x अक्ष का इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, इधर वाला निगेटिव। y अक्ष का ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। ठीक,
तो ऐसे याद रखना है। अब एक अक्ष में कितना चलना है, +1 चलना है, तो +1 है नहीं चलेंगे, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो +1 कितना चलेंगे 1। उसके बाद y में कितना चलना है 3। अब इस y में 1 2 3 तीसरा, लेकिन देखिए इस x और y का दोनों का एक ही साथ मान देखेंगे, x और y का दोनों का एक ही साथ मान देखना है। तो एक शख्स में एक खाना चले, अब भाई खाना खाने में भोज खाने मत चले जाइएगा, यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं एक पार्ट है, एक खंड है, तो एक खंड हम x में चले और 3 खंड y में, 3 खंड y में मतलब ऊपर 1 2 3, तो x के 1 के सामने और 3 के सामने यहाँ पे पॉइंट लगाए, ये पॉइंट का है 1,3 1,3 ये एक पॉइंट में। वैसे 2,4 2 एक अक्ष में कितना चलना है 2, 1 खाना 2 खाना, और ऊपर कितना चलना है y अक्ष में कितना चलना है, ऊपर कितना चलना है +4 1 2 3 4 यहाँ पे चलना है, यहाँ पे क्या चलना है बाबू +4 चलना है। तो ये क्या मिल गया 2,4, क्या मिल गया बाबू 2,4। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है -2 रखना है, -2 क्या रखना है, x का मान रखना है -2, तो -2 किधर जाएगा, प्लस में रहता है तो इधर चलते, -2 इधर खाना गिनिए, खाना गिनिए। अब खाना पत्तल का खाना मत गिनने लगे, यहाँ पे इस x अक्ष का खाना, x अक्ष का खंड गिनिए, -2 1 2 -2 और कितना -2 पे x का y का मान कितना है 0, तो y पे कहीं ना नीचे चलना ना ऊपर, 0 यहीं पे होता है, दोनों का x और y का 0 यहीं पे बीच में होता है। तो देखिए एक अक्ष पे -2 1 2 यहाँ पे चल दिए और y पे 0, यानी कि y का ना ऊपर चलना है ना नीचे चलना है, तो ये क्या हो गया -2,0। अब यहाँ से ये जो रेखा खींचे इस समीकरण का ग्राफ को दिखा रहा है, इस समीकरण के ग्राफ को यही रेखा दिखा रहा है, यही रेखा इस समीकरण का ग्राफ दिखा रहा है, समझ में आया। तो ग्राफ खींचने का तरीका क्या है, पहले मान रखिए, मान से जो भी x और y का मान निकालिए, और x y जो भी क्वाड्रेंट हम बनाए, जो भी x y अक्ष बनाए उसमें मान रख के और सभी पॉइंट को मिला दीजिए, वही मिला देंगे ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ खींचने का तरीका हम आपको बता चुके थे पिछले क्लास में भी और इसमें भी बता दिए। अब देखिए अगर दो समीकरण का, देखिए यहाँ पे कौन सा समीकरण था, एक x + 2y = x + 2 = y था, मतलब समीकरण 1 के था। यहाँ पे क्या है, समीकरण युग्म है, मतलब कि समीकरण का जोड़ा है। क्या है बाबू, समीकरण का जोड़ा है, जोड़ी बनाए हैं हम लोग। तो अगर एक समीकरण का ग्राफ खींच रहे हैं तो एक ही रेखा मिल रहा है, अगर दो समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो एक और ही कौन इसे रेखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। एक समीकरण का एक रेखा, दूसरा का समीकरण का दूसरा रेखा, कैसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे कैसे मिल सकता है, मतलब दो रेखा का ग्राफ हमको मिलेगा। जैसे एक समीकरण के लिए खींचे वैसे दूसरा समीकरण के लिए खींचेंगे, तो समीकरण युग्म का आप ग्राफ खींचना है। तो आप समीकरण युग्म का अगर ग्राफ खींचेंगे तो दो रेखाएं मिलेंगी। अब वो रेखाएं किस तरह से हो सकती हैं इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए रेखाएं जो हैं उसमें 3 तरह से हो सकती है। पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब हमको ऐसी रेखा प्राप्त हो कि दोनों एक दूसरे को काट रही हो तो हम बोलेंगे कि इस समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होगा, एक हल होगा। जैसे हम क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे x + y = 0, तो इसका अनेक हल आ रहा था, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन था। लेकिन अब अगर समीकरण युग्म में उसका ग्राफ ऐसे आ जाए, क्रॉस आ जाए, प्रतिच्छेदी रेखाएं आ जाए, तो कहेंगे इस समीकरण युग्म का केवल और केवल एक ही है। अब इसको समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे, देखिएगा कैसे। देखिए समीकरण युग्म का केवल और केवल एक ही हल है। अब एक हल है मतलब कि उसका x का मान एक ही आएगा, y का मान एक ही आएगा, कोई भी एक आ सकता है। x का मान हो सकता है 2, y का मान हो सकता है 2, y का मान हो सकता है 2, मतलब x और y का एक फिक्स मान ही होगा, एक फिक्स मान ही होगा, ठीक, एक ही मान होगा फिक्स। अब देखिए अगर क्या हो गया, अगर रेखाएं संपाती हो, संपाती का मतलब एक दूसरे पे लेटी हुई हो, जैसे एक रेखा ये है और इसके ऊपर एक छोटी चूकी रेखा लेटी हुई है, दिख नहीं रही है कि डबल है, रेखाएं दिख रही हैं सिंगल है, लेकिन इसके ऊपर है इसलिए। तो अब बाबू देखो ये जो रेखाएं ये संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं, ठीक, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो अगर एक दूसरे को रेखाएं ओवरलैप कर जाती हैं तो हम कहते हैं इसके अनेकों हल होंगे। देखिए अगर दोनों रेखाएं एक बिंदु पे काट रहे हैं तो जिस बिंदु पे काट रहे हैं वही बिंदु क्या बताता है, हल को बताता है, सॉल्यूशन बताता है उन दोनों समीकरण युग्मों का।
वैसे मतलब रेखाएं परस्पर संपर्क में आनी चाहिए, जहां दोनों रेखाएं संपर्क की वहां पे हल हो जाएगा। एक जगह संपर्क की एक हल होगा, दो जगह संपर्क की दो जगह, दोनों एक दूसरे को काटी तो दो हल होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये रेखाएं हर जगह एक दूसरे को संपर्क कर रही हैं, मतलब हर जगह इसका एक हर एक पॉइंट पे हल होगा। और इतने दूर में कितना पॉइंट होगा? अनेक होगा, अनंत होगा, अनंत पॉइंट होगा। तो मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को हर जगह स्पर्श कर रही हैं, इसके अनेकों हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। जब ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा किसी भी समीकरण युग्म का तो हम कहेंगे कि इसके अनेकों हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। अगला देखिए, अगर समांतर रेखाएं हों जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हों, जैसे आपके जिंदगी में हम जानते हैं बहुत सारा दुख है आपके जिंदगी में, जो साथ साथ तो चलती हों लेकिन कभी एक दूसरे से मिलती नहीं हो, उनको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। और ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, दूरी मेंटेन रहती है। तो ये जो है आपकी ज़िंदगी की कहानी है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है कि बस आप साथ साथ चल रहे हैं लेकिन आप कभी नहीं मिलेंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम आपको मिला दें। समझ में आया? तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब दो समीकरण युग्म, जब समीकरण युग्म का जो ग्राफ हम खींचते हैं, अगर क्या आता है? समांतर रेखाएं आती हैं, तो इसके कोई हल नहीं होते, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, एकदम आपकी लाइफ के जैसे है। ठीक, तो देखिए अगर एक जगह मिल गया तब तो सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है। लेकिन बाबू अगर धोखा दिया जा रहा है, बहुते जगह मिलेंगे, अनंत सॉल्यूशन हो जाएंगे, अनंत सॉल्यूशन। ठीक, अनंत सॉल्यूशन। और कहीं नहीं मिलेंगे, बस साथे साथे चलते रहेंगे समांतर रेखा जैसे, इसका कोई हल ही नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे चलते हैं, देखिए संगत समीकरण युग्म होंगे। जो ये समीकरण, जिस समीकरण युग्म से ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, उन समीकरण युग्मों को हम बोलेंगे संगत समीकरण युग्म है। क्या है? संगत समीकरण युग्म है। और उसके बाद जिस समीकरण युग्म के चलते ये ग्राफ बनेगा, संपाती वाला ग्राफ बनेगा, उसको बोलेंगे आश्रित समीकरण युग्म है। क्या है? आश्रित समीकरण युग्म। डिपेंड ऐसे कुछ बोलेंगे इंग्लिश में, हमको अंग्रेजी ढेर नहीं आता है, बताते हैं ना, डगराते हैं हम। जैसे मान लीजिए 3x + 2y -4 बराबर -2 बराबर 0। ये एक समीकरण हो गया, ये संपाती वाला हम बता रहे हैं। और मान लीजिए ये कैसा हो गया? 6x + 4y -4 बराबर 0। ये संपाती वाला हो गया, क्योंकि ये कैसे? आश्रित समीकरण है। कैसे? तो देखिए, इस समीकरण से हम इस समीकरण को बना सकते हैं। आश्रित का मतलब कि इस समीकरण पे दूसरा समीकरण डिपेंड कर रहा है। ये जो दूसरा समीकरण है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है। आश्रित समीकरण युग्म का मतलब होता है, जैसे देखिए 3x + 2 -2 बराबर 0। बबुआ हम हमें क्या किए? 2 से गुणा कर दिए। इधर 2 से गुणा किए, इधर क्या किए? इधर हम 2 से गुणा कर दिए इधर। तो अगर इक्वल टू के इधर गुणा करते हैं, उधर भी मान में परिवर्तन ना हो, इसलिए 2 से गुणा कर दिए। ठीक बाबू, देखो जो भी काम करना दोनों तरफ करना, जो भी काम करना मैथ में दोनों तरफ करना, इक्वल टू के इधर उधर दोनों। तो इसीलिए हम दोनों तरफ गुणा किए ताकि मान में कोई परिवर्तन ना आए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 घोड़ा है, हमारे पटीदार के पास भी 2 है, हम कहे हम 4 कर लिए, हमारा पटीदार वो 4 कर लेगा, है कि नहीं? तो मतलब कि दोनों तरफ समीकरण बराबर रहेगा, पलड़ा बराबर रहेगा। वैसे ही समीकरण में भी वही काम किया जाता है, जो भी इधर करेंगे वो समीकरण के दूसरे तरफ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 से गुणा किए, इधर इधर भी 2 से गुणा कर दिए। इधर गुणा करते हैं, 3 दूना 6x प्लस ये y था ना बाबू, ये y था 2y। ठीक, तो ये y था 2y - 2। 3 दूना 6 और 2 दूना 4y और माइनस 2 दूना 4 और बराबर 2 0 यहाँ 0, 2 0 यहाँ 0। तो अब देखिए पहले वाले समीकरण से हम दूसरा समीकरण ज्ञात कर लिए, मतलब पहले पे ये आश्रित है, दूसरा समीकरण पहले पे डिपेंड कर रहा है ये दूसरा समीकरण, इसलिए हम बोले कि ये आश्रित समीकरण युग्म है। आश्रित समीकरण युग्म है। संगत किसको बोले? मतलब जिसका एक हल हो उसको संगत समीकरण युग्म बोलेंगे। जिसका अनेक हल होगा वो क्या होंगे? जिसका अनेक हल होगा वो क्या होंगे? आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ठीक, डिपेंड करेंगे। अब एक होता है असंगत समीकरण युग्म। इसमें
असंगत मतलब अलग अलग होंगे समीकरण युग्म, उनका कोई रिश्ता ही नहीं होगा, उनका कोई रिश्ता ही नहीं होगा, तो असंगत समीकरण युग्म हो जाएंगे। इसमें एक रिश्ता है, इसमें अनेक रिश्ता है, और इसमें कोई रिश्ता ही नहीं। ठीक, देखिए अगला है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिखेंगे, एक बार देख लेने दीजिए हल्का सा। हाँ गड़बड़ है, देखिए गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए अब ये जो है हम कैसे पहचानेंगे बिना ग्राफ खींचे कि कौन सा समीकरण कैसा है, प्रतिच्छेदी वाला है कि संपाती वाला है कि समांतर वाला है, कैसे पहचानें। हमको क्या करना था, हमको डिज़ाइन बनाने में उतना पार नहीं लग रहा था, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, टाइम लग रहा था। हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, हमको बताइए ऐसे ही कैसे हम समीकरण युग्म को पहचाने, कौन संगत समीकरण युग्म है, कौन आश्रित समीकरण युग्म है, कौन असंगत समीकरण युग्म है, या कैसे मतलब ग्राफ बनेंगे इसके बारे में। तो देखिए अगर a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होंगे, तो बोलेंगे ये समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है, और इसके जो ग्राफ बनेंगे वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे इसका उदाहरण कैसे देंगे, तो जैसे इसका उदाहरण हम दे सकते हैं 3x + 2y + 4 = 0। ठीक, और दूसरा इसका समीकरण युग्म क्या ले लेते हैं, दूसरा समीकरण 2x + 3y, नहीं 3y नहीं लेते हैं, 2x + 4y + 4 = 0। अब इसमें क्या कहेंगे कि ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है ये क्या है, तो बाबू ये जो समीकरण है, ये जो है समीकरण, ये इसका एक हल होगा। कैसे, तो 3/2 बराबर 2/4। और ये देख रहे हैं कि 3 में 2 से भाग देंगे और 2 में 4 से भाग देंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। देखिए कैसे, 3 में अगर 2 से भाग देते हैं तो ये आएगा 1.45, और बराबर अगर 2 में 4 से भाग देते हैं तो ये आएगा 0.5, यानी कि आधा। समझ में आया, आधा। तो अगर 1.5 आधा के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ये क्या है, नहीं बराबर नहीं है, तो a1/a2 3/2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब कि ये समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है, और इन समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल होगा। ये इस तरह का है। इसके जो क्या मिलेंगे, ग्राफ मिलेंगे, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक बार फिर समझिए, फिर समझिए बाबू। देखो ये दोनों समीकरण हम लिखे हैं, दोनों समीकरण लिखे हैं, समीकरण युग्म है। कहे कि देखो पहले के लिए शर्त क्या है कि a1/a2 बाबू नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, अब कह रहे हैं कि देखो a1, इसमें a1 का मान 3/2 बराबर, हम कह रहे हैं b1/b2 यानी 2/4। अब देखिए ये बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं बराबर है तो इस प्रकार का होगा, बराबर नहीं है। देखिए 3 में अगर 2 से भाग देंगे 1.5 आएगा, और 2 में अगर 4 से अगर 2 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा। कभी 0.5 यानी आधा 1.5 के बराबर हो सकता है, नहीं, मतलब ये बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये किस प्रकार में दिख रहा है हमको ऐसा, तो ये दिख रहा है हमको प्रतिच्छेदी वाले में। तो जब ऐसा समीकरण हो जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, उसके केवल एक हल होंगे, और वो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत समीकरण युग्म होगा। वैसे ही आगे देखते हैं, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या है, सब बराबर होगा। संपाती के लिए शर्त क्या है, सब बराबर, सब के सब कोइलासीय होंगे। कैसे देखो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जैसे कि मान लेते हैं 3x + 2y + 4 = 0। ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण 6x + 4y और +8 = 0। ये भी एक समीकरण हो गया। अब हम देखते हैं क्या देखना है इसमें। दूसरे में संपाती के लिए शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसा होना चाहिए, तब हम बोलेंगे संपाती है। चेक कर लेते हैं, a1/a2 3/6 बराबर b1/b2 होना चाहिए, यानी 2/4 होना चाहिए। ठीक है, बराबर c1/c2 यानी 4/8 होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
3 से 6 को काटिए, 3 दूना 6, 3 एक 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आ गया बराबर। 2 से 4 को काटिए, 2 एक 2, 2 दूना 4 यानी 1/2, ठीक है बराबर हो गया। 4 से 8 को काटिए, 4 एक 4, 4 दूना 8 यानी 1/2। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आश्रित समीकरण युग्म के लिए हो गया और इसके अनेक हल होंगे। ऐसे हमको मालूम चलता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यहाँ पे हमको दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसका जो ग्राफ आएगा वो संपाती रेखाएं इस तरह का ग्राफ आएगा और इसके अनेक हल होंगे। और ये कैसे समीकरण युग्म होंगे, आश्रित समीकरण युग्म होंगे। समझ में आया? पहला अगर नहीं समझ में आया होगा दूसरे से हल्का हल्का समझ में आया क्या होगा, है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पे अगला देखते हैं। अगला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं अगर होंगी तब कहेंगे कि क्या है, ये समीकरण युग्म जो है इसका कोई हल नहीं है। बाबू ये कैसे होगा देखिए, बाबू देखिए ध्यान से हमको देखिए। देखिए 2x + 3y + 4 = 0, ये पहला समीकरण युग्म हम ले लेते हैं। हम दूसरा समीकरण युग्म ले लेते हैं 4x + 6y, 4x + 6y - 4 नहीं -4 नहीं -3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -3 = 0। ये दो समीकरण युग्म है। अब इसको हम कहें कि ये पता करना है कि किस प्रकार का, इसमें से तीनों में से किस प्रकार का है, तो हम निकालते हैं पहले a1/a2। a1/a2 हमको पता है ये तीसरे प्रकार का होना चाहिए, ये हमको पता है, आपको नहीं। तो देखिए हम a1/a2 निकालते हैं बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसे पहले लिख लेते हैं, देखते हैं आता क्या है। तो देखिए 2/4 बराबर 3/6 यानी a1/a2 2/4, b1/b2 यानी 3/6 और बराबर c1/c2 4 और बटा, बाबू चिन्ह के साथ रखते हैं -3। 4 को प्लस के साथ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस होता है, लेकिन अगर माइनस लगाना हो तो माइनस लगाना पड़ता है, ठीक, तो माइनस लगाना पड़ता है। किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब वो प्लस में है, लेकिन अगर किसी संख्या के माइनस लगा मतलब माइनस में है। अब देखिए इसको काटिए, काटेंगे 1 दूना 2 और 1 दूना 4, 2 दूना 4 सॉरी 1 दूना 4, ये कौन सा मैथ है बाबू? देखो 1/2 बराबर 3 से 6 को काटिए, 3 एक 3 दूना 6 1/2 और बराबर 4 से 3 को काटिए, नहीं कटेगा, -4/3 आ जाएगा, -4/3 माइनस ऊपर चला जाएगा। क्या ये लास्ट वाला बराबर है? नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसमें से कौन सा दिख रहा है ऑप्शन? इसमें से ये तीसरा दिख रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब इस समीकरण युग्म का कोई हल ही नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इसके जो ग्राफ आएंगे समांतर रेखाएं आएंगी जो कि कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं। तो इस तरह का ग्राफ हमारा देखने को मिलेगा और ये जो ग्राफ है ये हमको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक। तो मतलब इसके और ये समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत टाइप का। इस तरह का ये समीकरण युग्म कैसा? असंगत समीकरण युग्म है, असंगत समीकरण युग्म है, मतलब इसमें कोई रिलेशन ही नहीं, ठीक। चलिए अब हम प्रश्नावली 3.1 के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन करेंगे और इस लेक्चर को एंड करेंगे, काहे से कि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तक जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके लिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? ग्राफीय विधि के बारे में। और ग्राफीय विधि में हम 3 तरह के देख चुके हैं, 3 तरह के क्या देख चुके हैं? केसेस देख चुके हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा कि निम्न के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब समीकरण दिया नहीं है, समीकरण बनाना है और ग्राफीय विधि जो कि अभी हम बताए हैं उस विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, पहला कराएंगे, दूसरा आपको इसमें करना पड़ेगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी, मतलब नहीं है कौनों कक्षा के विद्यार्थी हो, हमको नहीं मतलब है। किस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं कोई मतलब नहीं है। कौगो लड़का है कौगो लड़की हैं ये हमको बताना है और कुल लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है ये हमको बता दिया है। कितना है? तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कितना विद्यार्थी हैं? 10 के विद्यार्थी।
10 के 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़के और लड़कियां मिलाकर के 10 हैं। हम मान लेते हैं इस समीकरण, इसका समीकरण युग्म कैसे बनाएंगे? देखिए हल लिखिए, हल यानी सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे? तो देखिए पहले हमको समीकरण बनाने के लिए कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। देखिए माना लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या पहले मान लीजिए, लेडीज फर्स्ट कर लीजिए। लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या माना लड़कियों की संख्या क्या है बाबू? x है। क्या है? x है। कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं मालूम, हमको यही तो बताना है कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं। कैसे? समीकरण को हल करके। और समीकरण क्या है? बनाया ही नहीं, अभी हमको बनाना है समीकरण। तो देखिए माना लड़कियों की संख्या x है और तथा लड़कों की संख्या बाबू कितना है भाई? कितना है भाई? है। अब दिया है कि लड़के और लड़कियों को मिला करके कितना है? लड़के और लड़कियों को मिला करके 10 है, मतलब लड़के और लड़कियां मिला करके 10 हैं संख्या। 5 लड़के 5 लड़कियां मिला के 10 हो जाएंगे। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि x लड़के हैं, x लड़कियां और y लड़के हैं, x लड़कियां y लड़के मिला करके कितने हैं? लड़के और लड़कियां मिला करके 10 है। ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन गया। लेकिन समीकरण का युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है हमको ना, बनाना है जोड़ा। तो देखिए समीकरण युग्म कैसे बनाएंगे? अब अगला क्या दिया हुआ है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। और दूसरा समीकरण बनाने के लिए अगला कथन दिया हुआ है। पहला कथन क्या दिया हुआ था कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या मिलाकर के 10 है, तो इससे हम पहला समीकरण बना लिए। दूसरा दिया है, एक हिंट दिया है कि जो लड़कियों की संख्या है x जो है ये किसके बराबर है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 को लड़कों की संख्या में जोड़ देंगे। ये दूसरा समीकरण बन गया। देखो क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या मतलब x कितना है? लड़कों की संख्या से y से कितना अधिक है? 4 को अधिक है। बस बात खत्म। जैसे क्वेश्चन में बोला है लिख दीजिए। बोला है कि x + y = 10, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। पहले मैथ की भाषा में लिख दिए। दूसरा कथन बोला है कि लड़कियों की संख्या जो है ना किसके बराबर है? तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे, उसके बराबर है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब 4 जोड़ देंगे, उसके बराबर। बस, और ये हमारा समीकरण बन गया दूसरा समीकरण। ये समीकरण युग्म बन गया हमारा। अब इस समीकरण युग्म से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले समीकरण का आप x y निकालिएगा, x का मान एक बार रखिएगा, एक बार y का। देखिए एक का हम मान रख के बता देते हैं, आप अगले का मान रख के और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिएगा। नहीं आएगा इसका भी करना है बाबू, इसका भी आधा पार्ट हम छोड़ रहे हैं। चलिए करा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x y और दूसरे समीकरण के लिए हम ये ले लेते हैं x और y, x और y हम एक करा देते हैं, आपको करना पड़ेगा और सारा क्वेश्चन जो भी है। देखिए x का मान अगर हम 1 लेते हैं, x का मान 1 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा? देखिए x का मान 1 और प्लस y का मान कितना रखें कि 10 हो जाए? तो y का मान हमको 9 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 9। तो x का मान 1, y का मान 9। वैसे ही हम कहें कि x का मान आप 2 लीजिए, तो x का मान अगर 2 लेंगे तो y का मान कितना रखें कि 10 मिल जाए? तो y का मान 8 रखिए, 8 2 मिल करके 10 हो जाएगा। यानी x का मान क्या हो जाएगा? 2 और y का मान क्या हो जाएगा? y का मान 8 हो जाएगा। ठीक है। अगला हम x का मान 3 मान लेते हैं, y का मान कितना रखें कि 10 हो जाए? तो y का मान अगर 7 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो x का मान 3, y का मान 7, 7 3 10। ठीक है कि नहीं? वैसे ही हम कहें कि x का मान 4 रख लीजिए, y का मान कितना रखें कि 10 हो जाए? तो y का मान कितना रखिए आप? 6 रखिए, 6 रखिए तो 10 हो जाएगा। 6 कितना? तो x का मान 4 रखें, y का मान 6 आया। ऐसे रख लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर भी वही दूसरे समीकरण के लिए फिर अब इस खाने में लिखते हैं। दूसरे समीकरण के लिए दूसरा समीकरण को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x और बोले हैं ना कि जो प्लस में रहता है इक्वल टू के इधर आता है माइनस में, प्लस y के आगे कुछ भी नहीं है प्लस है, y के आगे कुछ भी नहीं है प्लस है, तो कुछ भी नहीं है प्लस है इक्वल टू के इधर आएगा तो -x - y = 4।
ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। इसी से बनाया है बाबू, कोनो दिक्कत है? पक्षांतर तो किए हैं, पक्ष का अंतर किए हैं, इधर को इधर भेज दिए हैं, बस प्लस में था माइनस में कर दिए, बस बात खत्म। चलो x का मान यहाँ पे हम रख देते हैं 1 नहीं रखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम रख देते हैं यहाँ पे x का मान 5। x का मान 5 रखेंगे तो y का मान कितना आना चाहिए? y का मान क्या रखें कि 4 आ जाए, तो x का मान 5 रख दिए तो y का मान 1 रखेंगे, तब जा करके 4 आएगा। तो x का मान 5, y का मान 1, x का मान 5, y का मान 1। वैसे ही फिर से कहते हैं कि देखो x का मान आप 6 रखो तो y का मान कितना आना चाहिए? y का मान 2 आना चाहिए, तब जा करके 4 आएगा। x का मान 6, y का मान 2। वैसे ही कहे कि x का मान 8 रखो, y का मान कितना रखोगे कि 4 आएगा? 4 रखो, तब 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा। तो x का मान 8, y का मान 4, ऐसे रखना पड़ेगा, रख के देखना पड़ेगा। अब ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए पहले समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखिए इसमें हमको कौन कौन से पॉइंट मिले हैं? 1,9 पॉइंट, इसका लिख लेते हैं पहले, 1,9 पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? 2,8, 2,8। एक्स वाई को ऐसे लिखते हैं, देखिए x, y वैसे ही लिख रहा है कि x का मान किसके जगह पे 1, x का मान 1 और y का मान 9, तो x, y 1,9 ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही 2,8 लिखा गया। और वैसे ही 3,7 9 में पढ़ाया गया होगा बाबू आप लोगों को। और यहाँ पे 4,6, 4,6। और यहाँ पे भी हम मान निकाल लेते हैं 5,1, 6,2, अगला मान क्या है? 8,2। ठीक, अब देखिए, अब हम इस ग्राफ में इस मान को रखते हैं। ये हमारा ग्राफ है, x और y रखते हैं। 1,9, x में कितना गिनना है? 1 गिनना है, और 9 ऊपर कितना गिनना है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या मिलेगा? 1,9 मिलेगा। छोटा छोटा लिखते हैं, कैसे ग्राफ छोटा है। 2,8, x में कितना चलना है? 2 चलना है, और ऊपर कितना चलना है? 8। देखिए 8 यहाँ पे आएगा, 2,8, ये 2,8 हो गया, 2,8 हो गया। ठीक, अगला 3,7, 3,7 किसके लिए खींच रहे हैं? अभी पहले समीकरण के लिए खींच रहे हैं। तो 3,8, 3,7 सॉरी, 1 2 3, 3,7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे कहीं पे आएगा 3,7, 3,7 यहाँ पे आएगा। ठीक, अगला है 4,6, 1 2 3 4, 4,6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कहीं पे आएगा 4,6, 4,6 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये हमको कितने पॉइंट मिल गए? 4 पॉइंट मिल गए। अब इसको हम मिला देते हैं, ऐसे आएगा, ऐसे कोई रेखा आएगी, मिलेगी। ठीक, अगला हम क्या करते हैं? अगला भी हम मिला देते हैं थोड़ा सा इसको। 5,1, 6,2 और 8,2, दूसरा रेखा, हम दूसरा समीकरण का क्या बना रहे हैं? ग्राफ बना रहे हैं। दूसरी रेखा मिलेगी तो 5,1 रखिए, 1 2 3 4 5 और 1 ऊपर y क्या है? y का मान 1 है, तो y ऊपर 1, 5,1, 1 ऊपर, यहाँ पे 5,1 मिला। दूसरा रेखा क्या मिलेगा? 6,2, 1 2 3 4 5 6 और 2, यानी यहाँ पे कहीं पे दूसरी रेखा, हम इसको मिटा देते हैं इस लिखे हुए को। आप याद रखिएगा बस, ये 5,2 है, ये 6,2 है, याद रखिएगा, लिखने का जगह नहीं है, नहीं लिख रहे हैं इसीलिए। और ऐसे ही 8,2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8,4 होना चाहिए ना बाबू, सॉरी, ये 8,4, 8,4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8,4, 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं पे आएगा 8,4। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिलाएंगे, कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे मिलेगा ना वही क्या कहलाता है? वही इसका इन दोनों समीकरणों का हल होता है। ये कहाँ पे मिला है? गिन लीजिए, ये मिला होगा आपका 7,3 पे, गिनते हैं 7,3 पे, यहाँ पे सॉरी देखिए, ये जो है थोड़ा सा रेखा हमारा तिरछा हो गया है, ये यहाँ पे ऐसे ये है, ऐसे जाएगा ये रेखा,
थोड़ा सा स्केल वगैरह से खींचेंगे ना तो ये सही मिलेगा आपको, ऐसे जाएगा और ये 7 पे इधर मिलेगा, 7,3 पे मिलेगा। ठीक, 3,7 पे मिलेगा। देखिए कैसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 x का मान 7 और ऊपर y का मान कितना है, ये किस पे मिला है तो 3 पे मिला है, 3 पे मिला है। देखिए ऐसे मिला के देखा जाता है, जहाँ पे काटता है वही हल होता है, वही इस समीकरण का हल होता है, वही समीकरण का हल होता है जहाँ पे काटता है। यहाँ पे काटा है 7x पे आ रहा है ये बिंदु और ये किस पे आ रहा है 3y पे आ रहा है, तो 7,3 x का मान कितना हो गया, यानी लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या y कितना आ गया 3। मतलब कि इस प्रतियोगिता में कितने लड़के भाग लिए थे, कितनी लड़कियां भाग लिए थे, तो लड़के 3 भाग लिए थे। कितने लड़के भाग लिए थे 3 और लड़कियां 7। अब ये समीकरण को भी संतुलित कर रहे हैं। लड़कों की संख्या क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है, तो 3 + 4 7 होगा, मतलब कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। समीकरण को भी संतुलित कर रहा है। तो इसे आप ज्ञात कर सकते हैं, किसका मान, x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं ये समीकरण बना करके। कैसे समीकरण बनाए हैं एक बार फिर से समझा देते हैं, जो भी हमको क्वेश्चन बोलते गए करते गए। पहले क्या बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में, मतलब उसको बुझौल बोलते हैं देहाती भाषा में, बुझौल वाले प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या 4 अधिक हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या किए, हमको बोला था कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या मतलब x + y कितना था 10 था। फिर कहा कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दोनों समीकरण बन गया। दोनों समीकरण में कोई भी मान रख के बस निकालते रहिए, मान रख के कुछ मान निकाल लीजिए, ग्राफ खींच दीजिए, कुछ मान निकाल लीजिए दूसरे समीकरण से, ग्राफ खींच दीजिए। दोनों का ग्राफ जिस बिंदु पे काट रहा है उस बिंदु को देखिए कि x पे ये क्या दर्शा रहा है और y पे क्या दर्शा रहा है। x पे ये दर्शा रहा था 7, y पे दर्शा रहा था 3, तो ये x पे दर्शाया मतलब x का मान 7 और y पे 3 दर्शाया y का मान 3। समझ में आया। तो x मतलब कि लड़कियां, हम क्या माने थे, माना लड़कियों की संख्या x, तो x का मान कितना आ गया 7 लड़कियों की संख्या, तो था लड़कों की संख्या y कितना आ गया लड़कों की संख्या 3 आ गया। तो ऐसे हम इस समीकरण को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का पहला का क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर नहीं, पहले का दूसरा आपको करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम बताएं, जिसमें कि शायद दिया गया है कि जांच कीजिए कि कौन से प्रतिच्छेदी हैं या किसके एक हल हैं, यही सब दिया गया है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और आपको अगर नोट्स चाहिए, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको देखना हो तो आप PDF से देख सकते हैं। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जाकर के नोट्स देखेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। देखिए कितना गर्मी हो रहा है फिर भी इतना लंबा लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए के। ठीक, तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए बाबू, किसी चीज़ से भी हारना नहीं हमको। हम इतना पढ़ाएं आप हार के बैठ जाएंगे, बाहर गुरुजी इतना पढ़ा दिया हम पढ़बे नहीं करेंगे। इतना इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएं कि आपको कुछ भी थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। हाँ, थोड़ा सा लास्ट जाते जाते एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है बोलते बोलते, और गर्मी भी देख रहे हैं, गर्मी का पीक लग रहा है, बहुत हाई चला गया, तो इसलिए थोड़ा सा बोलते बोलते थकान हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एकदम अधिकतम एनर्जी में पढ़ाया जा सके ताकि आपको कोई भी बोरियत महसूस ना हो। देखिए बाबू, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा पढ़ने में आपको परेशानी होगी। पढ़ाई जो है परेशानी थोड़ा सा तो देगा ही, थोड़ा सा परेशानी नहीं देता तो सब कोई पढ़ के पास हो जाता, सब कोई 90+ ला देता है कि नहीं। तो इसीलिए कंपटीशन है ताकि आप कितना परेशानी झेल सकते हैं, जितना आप परेशानी झेल सकते हैं उतना ही स्ट्रांग बनते जाएंगे। एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मतलब कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे तो कोई आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। पछता करके फिर मेहनत करेंगे, मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। नौकरी के साथ कौन मेहनत कर पाएगा। तो इसलिए हम पहले जो भी पढ़ने का समय मिला उसमें तो कम से कम पढ़ लें। तो उसी पे लिखा था रामधारी सिंह दिनकर जी ने,
नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोग का घर हो, फिर उन सुख सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो बाबू पछताने से बाद में कुछ नहीं होने वाला है। जो भी इस टाइम हमको समय मिला है उसी को यूटिलाइज करना है, वही पढ़ना है। थोड़ा सा दिक्कत होता है पढ़ाई में, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी झेलना पड़ता है। जितना आप डिफ़िकल्टी झेलेंगे उतना ही स्ट्रांग होंगे। ठीक, तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।